हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ सुपर पावर का टॉपिक। एंड साथ ही हमने कोल्ड वॉर का टॉपिक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो होप आपको वो समझ में आया होगा। तो देखो, राइज ऑफ सुपर पावर का टॉपिक, जो सुपर पावर टर्म है वो आई कहाँ से उसको पहले देखते हैं। तो विलियम आर फोर है ना, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी ना सुपर पावर, वहाँ से इसको लिया गया है। तो देखो, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन उस टाइम पे सुपर पावर थे। इनको एक तरीके से आप कह सकते हैं टैग मिला था। एंड देन देखो, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पीस रखना। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या था ना, इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड प्रीपोंडेरेंस ऑफ पावर, मतलब एक्सेस ऑफ पावर है ना, मिल गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज थी ये। ठीक है। देखो, आप सुपर पावर देखो कैसे अपन कह सकते हैं, जिसकी इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, और आइडियोलॉजिकल पावर तो फिर आ ही जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसमें इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अगर हम देखें ना, तो आप कह सकते हैं इंश्योर पीस करना, रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिश होना। ठीक है। और अगर है ना जिसका ज़्यादा डोमिनेंस होगा, हेजीमनी ज़्यादा होगी, तो वो है ना अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ना अपनी तरह के अपने बेनिफिट की वजह से मैनिपुलेट कर पाएगा। ठीक है। जैसे उस टाइम पे ना एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था। यूनिपोलर आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो पहले बाईपोलर था, उसके बाद इंटीग्रेशन होने के बाद यूनिपोलर आया। ठीक है। तो देखो, उसके बाद है ना क्वार्टर ऑफ नाइनटीन सेंचुरी में, इसका मतलब एक मैं आपको सिग्निफिकेंस रीजन बता रहा हूँ। जो यूएसए का जो आप कह सकते हैं कि उसका राइज हुआ था, है ना, इकोनॉमी में भी। एंड साथ ही आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड पावर, मतलब एक तरीके से पावर के उसमें निकल के आया था। फिर उसके बाद देखो, स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक गवर सॉरी, ये ग्रोथ है, गवर्न नहीं है, ये ग्रोथ है। ठीक है। तो और 1914 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर भी ली थी, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल पावर वहाँ पे इसलिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसने पहले तो यूरोप में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, तो उसमें उतना पहले भले ही उसमें इतना इंटरेस्ट था, बट एक टाइम के बाद ना उसने जो मोनेरो जो डॉक्ट्रिन निकाली थी, जिसमें आइसोलेट कर लिया था यूएसए को, है ना। क्योंकि देखो उनको जो है ना, आप कह सकते हैं कि उनको यूएसए को मालूम था कि ये ना ये चलता ही रहेगा। और उस टाइम पे उनको ये समझ में आ गया था कि जिसके पास इकोनॉमी होगी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा आगे। तो वही है, मनरो डॉक्ट्रिन लेके आए थे, उसके बाद आइसोलेट कर लिया गया था, आइसोलेट पॉलिसी, है ना। अब देखो हम इसको थ्योरेटिकल अगर देखें, तो द टर्म ऑफ सुपर पावर कॉइन्स बाय द विलियम आर फोर्ट इन हिज बुक टाइटल सुपर पावर, द यूएसए, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस। ठीक है। एंड अगर हम सुपर पावर्स को देखें ना, तो हाईएस्ट सिचुएशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिफोर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, and the term major power was used and the term of super power emerged, मतलब यहाँ पे एसपी का मतलब सुपर पावर है। ओके। तो emerge in the context of emergence of cold war, and that is the primarily after the end of world war second. There is no definite criteria for measurement of superpower. Okay, but still we can measure as super power। देखो कि कौन कौन से डायमेंशन है। तो एक तो मिलिट्री पावर हो गया, इट शुड हैव प्रिपेंडेंस मिलिट्री कैपेबिलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, इट शुड हैव ग्रेट इकोनॉमिक बेस। उसके बाद हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसमें क्या है कि ना, इट शुड हैव कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर नेशन डिप्लोमेटिकली। जैसे यूएसए को देखें, तो डेमोक्रेसी को आप हर जगह उसने इन्फ्लुएंस किया है। अब आइडियोलॉजी पावर अगर देखते हैं, इट शुड हैव कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द माइंड, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ओके। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपर पावर देखें, तो मेंटेनेंस पीस को मेंटेन करना, और रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, ठीक है, रिजोल्यूशन ला के आना, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल हेल्प करना नेशन के हु आर लुकिंग फॉर लीडरशिप एंड विलिंग टू इन्फोर्स इन इंटरनेशनल अरीना। एंड देखो, अगर हम यूएसए के सुपर पावर की राइज के बारे में बात करें, तो आपको मेन चीज़ तो मालूम है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। द राइज ऑफ यूएसए ऑफ सुपर पावर as can be located in its economic growth. USA witnessed spectacular economic growth during the second half of 19th century, and immigrant also played an important role in economic growth of USA. Then
By the time of first World War First began 1914, USA had already surpassed leading industrial nations as Europe, Britain and France. And World War First have gave enormous boost to the USA industries, and USA was a real winner of the war. And USA President Woodrow Wilson emerged as a leading figure after World War First. And USA policies isolationism as a Monroe Doctrine were responsible for spectacular growth and economic growth of USA, because USA was unable to concentrate on its economy and growth rather than the getting involvement in the politics continental Europe. ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो यूरोप में चल रहा था उससे उसने आइसोलेट किया था. उसने बोला अब हमें इसके लफड़े में नहीं पड़ना यूरोप के, क्योंकि अब हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना अपनी. उसके बाद देखो, यूएसए एक्वायर मोनोपोली ओवर द न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, एंड यूएसए टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट इन फील्ड ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, एंड मेड यूएसए द नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड. And USA never missed an opportunity to play its role as a global policeman. And this is by following above strategies, USA could establish itself as a superpower. And Gulf of First gave the status to preponderance power to USA. Preponderance power मतलब excess of power, ठीक है, also उसको access मिल जाना. And world witnessed the disintegration of USSR, and USSR emerged only superpower, and the status of hegemonic power and hyperpower was given to USA only. And the world came to the describe as a unipolar world. This further shows importance of USA in international politics. ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर का कैसा राइज हुआ था वो भी हम देखते हैं, भले ही उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, बट यूएसएसआर को देखते हैं. देखो, फेब्रवरी में ना लिबरलिज्म रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे 1917 में. उसके बाद अक्टूबर में ना कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना. और 1922 में ना 1922 तक 4 कंट्रीज ही यूएसएसआर में इंक्लूड हुई थी. ठीक है, उसके बाद जब आप कह सकते हैं 1991 तक 15 कंट्रीज आ गई थी. डिसइंटीग्रेशन हुआ था तब 15 कंट्रीज थी. एंड एक्सपोर्ट किया था उसने कम्युनलिज्म रिवॉल्यूशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. ओके, उसके बाद आप कह सकते हैं मिलिट्री जो सुपर पावर थी, है ना, उसके पास. अब देखो 1922 में ना 4 नेशन joined to form USSR. By 1956 there were 15 countries which were part of USSR, and USSR continued on world political map till 1991 जब तक disintegration नहीं होता. एंड इन दिसंबर 1991 रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस इन्होंने साइन किया था बेलाविच रिकॉर्ड डिक्लेयरिंग डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर. ओके, उसके बाद लेटर ऑन द डिक्लेयर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट state, and the rise of USSR as a top as a superpower is a tribute to following developments. जैसे अक्टूबर का रिवॉल्यूशन, Russia was entirely devastated World War II, and however Russia could revive its economy very fast, and Russia was able to export communist revolutions to save its from the threat of capitalism, and Russia continuously tried to increase its sphere of influence. मतलब कम्युनिज्म का जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही कर रहा था. और देखो, जब यूएसए ने ना ये था ना कि मार्शल जो आप कह सकते हैं मार्शल प्लान लेके आए थे, तो इमरजेंस ऑफ कॉमकॉन टू काउंटर यूएसए एफर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यूरोप में. एंड इट वाज टू बी बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, CMEA. And Russia wanted to stop the integration of Eastern Europe with the economy of Western Europe. ठीक है, and Russia also pursued the policies of formation of military alliance and coalitions. And Warsaw Pact NATO के अगेंस्ट में लेके आया था रशिया. Warsaw Pact was Russia's counter to NATO, and USSR was able to acquire nuclear weapon technology. USSR also tried to increase its sphere of influence third world countries. Okay, and the Russia was able to achieve superpower status. There was scale political influence of Russia and on the third world countries, and Russia was able to attain as well as maintain parity of status. Okay, and with the USA of very long time, and the USSR could not sustain its status for superpower, because देखो it not sustain its economic growth. Okay,
एंड द रीज़न इज़ द रीज़न ऑफ, जो आप कह सकते हैं कि जो रीज़न था ना डिसइंटीग्रेशन का, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी था। और पीछे देखो इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे प्लान लेके आए थे, तो वो भी इसके रीज़न थे। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और देखो इट वाज इन्वेस्टिंग टू हैवीली इन द मिलिट्री स्पेयर एंड दिस ब्रॉड स्ट्रेन इन यूएसएसआर इकोनॉमी, है ना। तो इन्होंने इस मिलिट्री में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड इकोनॉमिक कोलैप्स one of the main reason for disintegration of USSR. This disintegration of USSR lead to unipolarity in the world politics and USA emerged as the only superpower of the world. तो ये सारी चीज़ें ना आपने आज देखा है कि राइज ऑफ सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर का आपने देखा। एंड जल्दी हम इसके रशिया एंड चाइना और इनके जापान के ऊपर भी हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।